मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आप आज की शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर है पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। पाकिस्तान का मंजर देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। पाकिस्तान में जो हालात हैं, ये पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं। लोगों ने हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। पाकिस्तान का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह हजारों लोग सड़कों पर निकलकर अलग मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटने की नौबत आ गया, ये वो तस्वीरें। अब ये दूसरा प्रोटेस्ट देखिए, ये कदम रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। ये आप मंजर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों लोग सड़कों पर निकलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मांग है पाकिस्तान से आजादी, इनकी मांग है पाकिस्तान से अलग होना। ये भीड़ देखिए, लोगों ने सड़कों पर निकलकर देखिए आग लगा दी, टायर जला दिए। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान में। साझा सादात की गिरफ्तारी, तेरे खून से इंकलाब आएगा, तेरे खून से इंकलाब, तेरे खून से इंकलाब आएगा, तेरे खून से इंकलाब। जिए बोलो जिए। आप लोगों को सुन रहे हैं, लोग अब खून की बात कर रहे हैं कि खून से इंसाफ आएगा। ये एक तस्वीर और देख रहे हैं, लोग आजादी के नारे लगाकर सड़कों पर निकले, उन्हें आजादी चाहिए। ये जो पाकिस्तान का हश्र आप देख रहे हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो अपनी मौत मरेगा, और वही हो रहा है। नवाज शरीफ जो लंदन से लौटे, उन्होंने आते ही कहा कि भारत तो चांद पर जा रहा है, हम जमीन पर नहीं रह पा रहे हैं। पाकिस्तान में जो स्थिति है, क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं? जिस तरह से हजारों लोग सड़कों पर हैं, खुलेआम सेना हत्याएं कर रही है, अपहरण कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पर यह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी है। पाकिस्तान आज अपनी मौत मर रहा है। पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है। आतंकिस्तान दो टुकड़ों में टूटने वाला है। सड़क पर आजादी की मांग हो रही है। टूटते बिखरते बिलखते पाकिस्तान पर उनके बड़े बड़े नेता मुकद्दर को कोस रहे हैं। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। पाकिस्तान के लोगों का सब्र जवाब दे चुका है।
हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत, सेना और आईएसआई के घालमेल ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये बात कोई और नहीं, पाकिस्तान में 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ कह रहे हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया। और अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं। पाक के पाप ही अब उसे ले डूबेंगे। उसकी अपनी आवाम ने पाक में आग लगा दी है। आपने सुन लिया, नवाज शरीफ दरअसल अब तक लंदन में रह रहे थे, अब अखलाई उन्हें। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नवाज शरीफ पिछले दिनों लंदन से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, नवाज शरीफ खुद बता रहे हैं, भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि हम कितने फटेहाल मुल्क हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ? कह रहे हैं पाक के पूर्व पीएम का खुद सनसनीखेज खुलासा है, पाकिस्तान की नाकामी के पीछे भारत का हाथ नहीं है। वो कह रहे हैं अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरों को कोसना बंद करो, अपनी तकदीर के लिए, अपने हालात के लिए खुद को कोसना चाहिए। ये इन्हें खुद समझ में आ रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के लिए पाक सेना जिम्मेदार है। नवाज शरीफ का कहना है हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आसपास के देशों को देखिए जो चांद पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी धरती से उठ नहीं पाया है। पाकिस्तान अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है वो भारत, अमेरिका या अफगानिस्तान की वजह से नहीं है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं पाक सेना के साथ न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। पाक के न्यायाधीश सैन्य तानाशाहों को माला पहनाते हैं। वो कह रहे हैं सैन्य तानाशाहों के शासन को वैध करार देते हैं। जब बात पीएम की होती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। क्यों संसद को भंग करने को भी न्यायाधीश मंजूरी दे देते हैं। नवाज ने पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद पर हमला बोला। उन्होंने कहा 3 बार के पीएम रहते तख्ता पलट का सामना करना पड़ा उन्हें। नवाज शरीफ कह रहे हैं सुबह मैं प्रधानमंत्री था और शाम को मैं अपहरणकर्ता देश में घोषित हो गया। जबरदस्ती मेरे खिलाफ आवश्यक अदालती फैसले दिए गए। इमरान के साथ पाक सेना को भी नवाज ने निशाने पर लिया। नवाज ने कहा पाक सेना ने मेरी जगह अपने एक आदमी इमरान को पीएम बनवाया। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और लंदन से पाकिस्तान लौटे नवाज एक बार फिर प्रधानमंत्री की रेस में हैं। सुनिए जरा, अपनी बर्बादी के खुद कसीदे पढ़ रहे हैं नवाज शरीफ। बहुत देर कर दी इन्होंने आते आते, सुनिए जरा। तो ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया। ये हमने खुद किया, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने। आज तक इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। नवाज शरीफ को आपने सुन लिया। अब आइए आपको बताऊं क्यों पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटने वाला है, क्या हालात बने हुए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार जारी है। दिन दहाड़े यहां से महिलाओं का अपहरण हो रहा है। हाल के दिनों में बलूच महिलाओं के अपहरण में कई केस सामने आए। पाकिस्तानी सेना पर अगवा करने का आरोप लगता रहा है। अपहरण के बाद महिलाओं से रेप की घटना सामने आई। कोयटा, कराची, पंचगुर में दर्जनों महिलाएं अगवा हो गई। कई गायब लोगों के परिवार वाले सालों से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परिवार को लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं। और 2001 से बलूचिस्तान में अपहरण का खेल शुरू हुआ। कई सालों से बलूच लोग दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां नागरिकों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें मार रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के साथ उनकी आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। आपको दिखाऊं कि आखिर क्या वजह है
क्यों पाकिस्तान के एक हिस्से में आजादी की मांग उठ रही है? पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा जुल्म ढाया हुआ है, क्या किया है पाकिस्तान को कि अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते? ये देख रहे हैं, ये लाल हिस्सा और हरा हिस्सा मिला देंगे तो बनता है पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान टूटेगा तो इस तरह से दो हिस्सों में टूटेगा। आज हालत यह है कि इस लाल हिस्से के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं हमें बचा लो, पाकिस्तान के जुल्मों सितम से हमें बचा लो, उनके अत्याचार से बचा लो। वहां के लोग मोदी को याद कर रहे हैं। 1948 में पाकिस्तान ने इस लाल हिस्से पर जबरन कब्जा किया था, 1948 में। इससे पहले बलूच का अपना स्वतंत्र शासन था। कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान का अत्याचार शुरू हुआ। पाक से आजादी के लिए बलूचिस्तान में लगातार विद्रोह हुए। पाक इस विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाता है, लोगों को मारता है, अपहरण करता है, जो आंदोलन करते हैं उनकी हत्याएं होती हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं। अभी ये राज्य पाकिस्तान और ईरान के बीच बटा हुआ है। पाकिस्तान के हिस्से की राजधानी क्वेटा कहलाती है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग लगातार उठ रही है। मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया था। बलूच नेताओं ने इसको लेकर मोदी को शुक्रिया कहा था। पाक ने कई बलूच नेताओं की हत्या करवाई है। यहां कट्टरपंथियों को पाकिस्तान लगातार मदद कर रहा है। यह है इस हिस्से की हालत, और ज्यादा दिन पाकिस्तान के पास यह हिस्सा रहने वाला नहीं है। जो हालात बन रहे हैं उसके बाद, और यही बौखलाहट है पाकिस्तान की। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए नवाज शरीफ को जो बता रहे हैं कैसे सेना और आईएसआई ने बर्बाद किया है। मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। अब वही केस आप देखें, आप 2-3 हेयरिंग में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को। केस में तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने, आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। नवाज शरीफ को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, और यही बौखलाहट है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की साजिश कि कश्मीर में भी आज अटैक हुआ, भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय सेना की ये जिप्सी है, फुल स्क्रीन जरा इसे लीजिए और देखिए, इस गाड़ी पर हमला हुआ, भारतीय सेना के जवान इसमें मौजूद थे, इस पर अटैक हुआ है। शीशे आपको नजर आ रहे हैं, देखिए शीशे के, गाड़ी के शीशे के कांच टूट गए, पीछे की खिड़की भी चूर चूर हो गई है, आगे भी आपको नजर आ रहा है चूर चूर हो गए। ये कश्मीर की, ये राजौरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू के राजौरी की, और काफिला जा रहा था जिसमें 2 वाहन थे और एक जिप्सी थी जिस पर अटैक किया है आतंकियों ने। उसके बाद की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, शीशे टूट गए, पीछे के शीशे, ये बेशक आतंकियों की गोली की वजह से शीशे टूटे। 3 भारतीय जवानों की शहादत हुई है इस हमले में, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मैंने आपको दिखाया, इन्हीं वजहों से है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आगे बढ़ने के लिए नहीं, भारत के खिलाफ साजिश रचने में सारी ऊर्जा लगाता है। आपको बताऊं कि क्या हुआ कश्मीर में। पाकिस्तान बेशक बर्बाद हो चुका है, लेकिन नापाक हरकत से बाज नहीं आता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ, सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सेना के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पाक आतंकियों के ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। डेरा की गली में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की है। कल से इस इलाके में सेना सर्चिंग कर रही थी। शाम लगभग 3:45 पर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। सर्चिंग वाले इलाके पर जवान जा रहे थे और इसी दौरान यह अटैक हुआ है। अक्टूबर 2021 में भी यहां आतंकियों ने मुठभेड़ हुई थी और तब करीब 1 महीने तक ऑपरेशन चला था। अब भारत आतंकी जिन्होंने अटैक किया है उन्हें चुन चुन कर मारेगा और वहां भेजेगा जहां उनकी असली जगह है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पिछले कई दिनों से रह कर इससे जुड़ी खबरें आ रही थी।
बात हम कोरोना की कर रहे हैं। क्या कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है? कोरोना फिर से डरा रहा है, लोगों में दहशत पहले वाली आ जाती है कोरोना का नाम सुनकर, यह सच है। लेकिन आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं, जम्मू के हॉस्पिटल में बाकायदा कोविड टेस्ट सेंटर खुल गए हैं, आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं, लोग भी पहुंच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने आज मीटिंग ली है, खुद आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक बुलाई है। तो क्या कोरोना की लहर फिर आ रही है? क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 महीने बाद फिर कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में कोरोना से पिछले 14 दिनों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 8 दिसंबर को नए वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। 10 दिन में कोरोना देश के 12 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। नए वेरिएंट के साथ पुराने कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। लोगों को नई लहर आने का डर सताने लगा है। लोगों के जहन में 2021 और 22 की तस्वीरें घूमने लगी हैं। सवाल यही है, ठंड आने के साथ ही कोरोना क्यों बढ़ने लगता है? क्या कोरोना का नया वेरिएंट फिर से कहर मचाएगा? सबसे पहले आइए आपको बताता हूं कि देश में कौन कौन से राज्यों तक ये नया जो वेरिएंट है ये फैल चुका है और कोरोना के नए मामले कितने आए। ये आप देख रहे हैं, केरल से शुरू करेंगे। केरल में 2341 केस थे, 300 नए केस आ गए। तमिलनाडु में 89 केस पहले से थे, 12 नए मामले आ चुके हैं। कर्नाटक में 92 केसेस थे, 13 नए और आ गए। पुडुचेरी में 22 थे, 2 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 45 थे, 10 नए मामले। अगर आप देखिए कि केरल से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तेलंगाना में 14 मामले थे, 5 नए आ गए। गुजरात तक आ गया है, 23 मामले पहले से थे, 11 नए दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में 2 नए केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब में 6 मामले थे, 1 नया आया। देश की राजधानी दिल्ली में बताया जा रहा है 4 केस थे, 3 नए मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 3 पहले से थे, 1 नया केस दर्ज किया। अभी देश में कुल 2699 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि सरकार एक्शन में है इस मामले में। बैठक ली खुद स्वास्थ्य मंत्री ने। क्या कुछ तैयारी सरकार ने अपने स्तर पर की है, कैसे गाइडलाइंस जारी की गई हैं बाकायदा राज्यों को। ये स्वास्थ्य मंत्री को आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने देश के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों को, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर बैठक की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक हुई है। मांडविया ने कहा है 2 हफ्ते में मरीजों की संख्या बढ़ गई। सभी राज्य नए वेरिएंट को लेकर गंभीरता से मॉनिटरिंग करें। सांस संबंधित बीमारी पर खास ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुव्यवस्थाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखें। इस वक्त कोरोना के नए मामलों ने 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 केस सामने आ गए हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2669। पिछले 2 हफ्ते में बीमारी से 16 लोगों की मौत हो गई। एक नया वेरिएंट है JN1 वेरिएंट के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं भारत में, जिसमें गोवा में 19 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। संभवतः गोवा में टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, उस जरिए से हो सकता है नया वेरिएंट आया हो। महाराष्ट्र केरल में नए वेरिएंट का एक मरीज मिल गया है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केरल में 300 मरीज मिले हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोरोना बढ़ रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। नीति आयोग के मेंबर हैं विनोद के पॉल, उन्हें सुनिए। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए
थोड़ी सी आउटब्रेक ज़रूर सामने आई है। और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे US में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पॉल साहब को आपने सुन लिया जो बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जल्दी से मैं आपको बताऊं इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है। ये जो JN.1 है, बार बार तेज बुखार आएगा, इसमें लगातार खांसी आएगी, बिना काम किए थकान महसूस होगी, नाक बंद या जाम होगी, नाक लगातार बहेगी जिसे रनिंग नोज कहते हैं, गले में दर्द होगा, उल्टी दस्त आना, ये सारे लक्षण है, और माइग्रेन जैसा सिर दर्द होगा, ये इसके सिम्टम्स में शुमार है। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है JN.1, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है, इसलिए जल्द कदम उठाने की जरूरत है। देखिए जरा, अमेरिका से ब्रिटेन तक फैल गया है, नीदरलैंड्स तक पहुंच चुका है JN.1, सिंगापुर तक पहुंच चुका है, सिंगापुर से यूक्रेन, नीदरलैंड्स, स्पेन तक पहुंच चुका है, पुर्तगाल, ये वो देश हैं, चीन जहां तक पांव पसार लिए हैं, और भारत में भी नया वेरिएंट आ गया है। JN.1 40 देशों में फैल चुका है, और सबसे पहले यूरोप के देश लग्जमबर्ग के मरीज में इसकी पुष्टि हुई। अमेरिका में सितंबर महीने में ही ये नया वेरिएंट का मरीज आ गया था। पिछले कई महीनों से चीन में वायरस के फैलने की खबर थी, नए वेरिएंट ने 8 दिसंबर को भारत में दस्तक दी थी। केरल की महिला में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। WHO ने नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है इस नए वेरिएंट को। विशेषज्ञ इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, और नया वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है अब तक विशेषज्ञों के पास, एक्सपर्ट के पास और डॉक्टर्स के पास। WHO ने नए वेरिएंट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनिए, लोग एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाकर रहें, ये WHO ने जारी किया है। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या करें, कैसे बचें। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे, लेकिन आपको फिलहाल क्या करना है नए JN.1 वेरिएंट से बचने के लिए। विदेश की अगर यात्रा करते हैं तो खास तौर पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बाहर से आने वाले लोग 2 दिन होम आइसोलेशन में रहें। अगर विदेश से आ रहे हैं, किसी और राज्य से आ रहे हैं, नए लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बाहर से आने पर 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं। जुकाम, खांसी या संक्रमित व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। आंख, मुंह या नाक में बार बार हाथ ना लगाएं, इससे ही इंफेक्शन बढ़ता है। साबुन या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से हाथ धोएं। खांसी, छींक आने पर मुंह को रुमाल से ढकें। बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या पर लापरवाही ना करें। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, यह करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर JS कुशवाहा साहब। एक सवाल जो मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी होगा, नया वेरिएंट आ गया कुशवाहा साहब, सवाल यह है कि हमने वैक्सीन ले रखी है, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली है, बहुत से लोगों ने 2 डोज भी ली है। ये जो पुरानी वैक्सीन है, ये पुरानी वैक्सीन ये नए वेरिएंट पर असर करेगी वायरस के या नहीं? जहाँ तक सवाल इसके घातक होने का सवाल है, तो इससे ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ जहाँ पे इस तरीके के मरीज हैं या जिनको ये कोविड पॉजिटिव आए हैं इस वेरिएंट के द्वारा, इस वायरस के वेरिएंट के द्वारा, तो उनसे बचत करने की ज़रूरत है, उनसे दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे मास्क लगा सकते हैं। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल ये है कि हमारी पुरानी वैक्सीन से क्या इम्यूनिटी इसमें मिलेगी, तो ऐसा लगता है कि इससे हमारी जो कोवैक्सीन है उससे या कोविशील्ड से इसमें इम्यूनिटी मिलना चाहिए। बट इसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ये वायरस का बदला हुआ स्वरूप है, और चूँकि कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट था तो उसमें ओमिक्रॉन भी शामिल था, तो ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन भी इसमें मदद करनी चाहिए। कुशवाहा साहब बहुत शुक्रिया। तो पहली जरूरत यह है, बेशक वैक्सीन ले रखी है,
लेकिन सावधानी इस बीमारी का बचाव। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, फर्जी सिम कार्ड पर अब 3 साल की जेल होगी। कोई भी कैसे भी किसी भी पहचान पत्र से अब सिम कार्ड नहीं ले सकता है। बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पहुंचे। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। राज्यसभा में पीएम मोदी मौजूद थे, बिल पास हुआ। लेकिन आपको बताऊं कि 150 साल की गुलामी वाले जो कानून थे उन्हें हटाया गया है, कई नए कानून लाए गए हैं। जरा सुनिए, संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कानूनों पर आपत्ति जताई, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। सुझाव बदलाव के लिए भी है, मगर कुछ चीजें जो उठाई गई हैं उसको मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद इनकी चिंता से वो मुक्त हो जाएंगे। और कुछ लोग, ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है, जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। चिंता उनकी एक कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ है। गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। आपने सुन लिया ओवैसी और अमित शाह को, लेकिन एक टेलीकॉम बिल आया है। इस बिल में आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं और बहुत से लोगों के लिए। टेलीकॉम बिल 2023 दोनों सदनों से पास हो गया। देश में फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर अब नकेल कसेगी। फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी, 3 साल। साथ ही 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड और लोन वाले कॉल मैसेज अब कम आएंगे आपको। ऐसी कंपनियों को पहले इसकी अनुमति लेनी होगी। 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा यह बिल। किसी भी नेटवर्क को सरकार अब टेक ओवर कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में नेटवर्क का टेक ओवर कर सकती है। इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा। केंद्र सरकार ही इंटरनेट बंद कर सकती है। टेलीकॉम बिल कल लोकसभा में पास हुआ था, आज राज्यसभा में पास हुआ है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। नए बिल से एलोन मस्क की स्टारलिंक को फायदा होगा। यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम टेलीकॉम के दायरे से बाहर है अभी। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं इस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय, उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है, सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सजा रखी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब सियासत की तरफ रुख करते हैं। पिछले कई दिनों से संसद में हंगामा हो रहा था। आज संसद सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन जो लड़ाई हुई संसद में वो अब जाट बनाम दलित में तब्दील हो गई। आज इंडिया अलायंस ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि सांसदों का निलंबन हुआ, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया सांसदों ने। अगली तस्वीर दिखाऊं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी उपराष्ट्रपति के अपमान पर। यह कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा अगली तस्वीर दिखाऊं। बीजेपी ने खुद उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। बीजेपी का जो डेलीगेशन है, सांसद हैं, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जाकर मिले। खासतौर पर जो जाट नेता हैं, संजीव बालियान को देख रहे हैं, वो आप बैठे हुए बीच में। अगली तस्वीर दिखाऊं कि दिल्ली
दिल्ली महासभा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उनका पुतला जलाया गया। विपक्षी अपनी चाल में फंस गए। उपराष्ट्रपति का अपमान उसे भारी पड़ने लगा है। विपक्ष के खिलाफ जाटों ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे ऐसे डूब मरने की बात है, कम से माफी भी नहीं मांग सकते इनसे, भ्रष्ट आदमी नहीं हो सकता। माफी मांगो, यही मांगा और कुछ नहीं, माफी मांगो। हरियाणा को सौंप दो, राहुल को सीधा कर देंगे। जो उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी को जाति सूचक शब्दों से जो मिमिक्री की गई उसका हम घोर विरोध करते हैं। मामला उल्टा पड़ता देख विपक्ष के हाथ पांव फूल गए हैं। अब विपक्ष सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, संसद से विजय चौक तक मार्च निकाल रहा है ताकि मामले को भटकाया जा सके, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। तो अब इसे जाट वर्सेस दलित बनाने की कोशिश तेज हो गई है। तो कैसे इस पूरे मामले को जाट बनाम दलित करने की कोशिश हुई, यह मैं आपको बताऊंगा। पहले तस्वीर देखिए। भारतीय किसान जनता पार्टी जिंदाबाद किसान मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा था राहुल गांधी के खिलाफ। अगली तस्वीर दिखाऊं जो पटना से आई है। पटना में देखिए, सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। पटना की तस्वीरें ये, पटना में भी कांग्रेस के खिलाफ, कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जम्मू की तस्वीर देख रहे हैं। जम्मू में भी लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अब आपको बताऊं कैसे कांग्रेस इस पूरे मामले को, जो जाट के सम्मान से जुड़ा मामला था, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जाट समाज से आते, तो खाप पंचायतें जाट समाज से ताल्लुक रखने वालों पर इस पर ऐतराज जताया कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया। कांग्रेस ने इसे बनाम दलित करने की कोशिश की। धनखड़ ने अपमान का आरोप लगाया था, अपने कहा था उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, संसद और सांसदों का अपमान हुआ है, विपक्ष ने मेरी जाति को अपमानित किया है, यह अपमान जाट और किसान का अपमान है, मुझे अपमानित करने के लिए मिमिक्री की गई। इस आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पिछले 2 दिनों से जाटों का प्रदर्शन हो रहा है। राहुल और कल्याण बनर्जी से माफी की मांग की गई। इस बीच जाट अपमान मामला थाने पहुंच गया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें जाट बिरादरी के अपमान की बात कही गई है। खबर यह है कि पुलिस जल्द एफआईआर दर्ज करने वाली है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी। इस मामले में विपक्ष बैकफुट पर था, उपराष्ट्रपति के बयान की काट ढूंढने में लगा हुआ था। अब इसे जाट बनाम दलित बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे है दलित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति ने खुद जाति की बात कही है, जाति की बात भड़काने के लिए कही गई है। संसद में जाति को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। संसद में अक्सर मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, मुझे नहीं बोलने दिया जाता, क्या मैं इसे दलित का अपमान बता दूं? सुनिए जरा जाट समाज के लोग क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के अपमान पर। ऐसे ऐसे डूब मरने की बात है, कम से माफी भी नहीं मांग सकते इनसे, भ्रष्ट आदमी नहीं हो सकता। माफी मांगो, यही मांगा और कुछ नहीं, माफी मांगो। हरियाणा को सौंप दो, राहुल को सीधा कर देंगे। और ऐसी जो भाषा कोई पाली भी ना बोल रहा है, जैसी भाषा ये बोलने गई है। 6 साल के लिए निकाल दो इनको, जाटों का अपमान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान, भारत माता की जय। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी को जाति सूचक शब्दों से जो मिमिक्री की गई उसका हम घोर विरोध करते हैं। शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी, वरिष्ठों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जिस तरीके से किसान के बेटे का जाट समाज के ओबीसी समाज से आने वाले महामहिम राष्ट्रपति जी का, जो उपराष्ट्रपति जी का जिस तरीके से अपमान किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इनको इस अपमान के बदले में इनको सजा होनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इनको एक परिवार जिसने 2-2 प्रधानमंत्री दिए
उसका बेटा वो संविधान का अपमान करने वालों की पिक्चर बना रहा है। आज देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कल्याण बनर्जी ताउम्र के लिए चुनाव ना लड़ पाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अब देखिए जरा मिमिक्री कांड पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। खुद राष्ट्रपति ने भी इस पर ऐतराज जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, उपराष्ट्रपति के अपमान से बहुत आहत हूं मैं, गरिमा और शिष्टाचार का ध्यान रखा जाना चाहिए था। पीएम कह चुके हैं विपक्ष ने संवैधानिक पद का अपमान किया है, मुझे 20 साल से अपमानित किया जा रहा है। खड़गे ने कहा सभापति ने मामले को जाति से जोड़ दिया है। शरद पवार ने कहा 150 सांसदों का निलंबन इतिहास में कभी नहीं हुआ। योगी कह रहे हैं असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण हुआ है। राहुल गांधी ने कहा सांसदों के निलंबन पर चर्चा आखिर क्यों नहीं होती। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हताशा के चलते निचले स्तर पर गिरा है विपक्ष। मायावती ने आज कहा उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, वीडियो बनाना गलत है, निलंबन जनता पर आघात है। अनुराग ठाकुर ने कहा संसद के दोनों सदनों में माफी मांगे विपक्ष। सुनिए जरा सियासतदानों को। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। मूर्ख बनाने, बहकाने के लिए आप कल्याण बनर्जी के वक्तव्य के विषय को ले आते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आपने लंबित किया उस कारण से? भविष्य के लिए ऐसे मापदंड गणतंत्र लोकतंत्र के लिए अत्यंत घृणात्मक हैं और भर्त्सना के योग्य है। राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और केवल संसद और लोकतंत्र का नहीं, जाट समाज और किसान समाज के संघर्ष का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहने वाली नहीं है। संवैधानिक पद के साथ साथ किसान समाज का भी अपमान किया है इन विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने, जो इनकी अलायंस है, और इन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष में खुद अंदर खाने लड़ाई नजर आ रही। आपको बताऊं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई, इस बैठक में कोशिश ये थी कि इंडिया अलायंस में मायावती को जोड़ा जाए। शिवपाल ने ऐसे ही एक जुमला उछाला पिछले दिनों, अगली तस्वीर दिखाई। शिवपाल यादव ने कहा अगर मायावती बीजेपी से दूरी बनाए तो इंडिया अलायंस में आने की गुंजाइश है, लेकिन मायावती ने खुद आज समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है। मायावती इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। मायावती ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब अखिलेश यादव के रुख से भी यह साफ हो गया, वो नहीं चाहते कि मायावती गठबंधन में शामिल हो, जबकि कांग्रेस बीएसपी को गठबंधन में चाहती है। 2 दिन पहले इंडी गठबंधन की बैठक थी। इंडी गठबंधन में अखिलेश के तेवर तल्ख थे। बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस से सवाल पूछा क्या कांग्रेस की बात मायावती से हो रही है? क्या कांग्रेस गठबंधन में मायावती को चाहती है? अगर ऐसा है तो कांग्रेस अपना रुख साफ करे, जिसके बाद हम गठबंधन पर फैसला करेंगे। उनके इस तेवर से कांग्रेस सख्ते में आ गई। राहुल गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। इससे पहले शिवपाल ने भी बयान दिया था, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर तंज कसा था। शिवपाल ने कहा था बीएसपी बीजेपी से दूरी बनाए, उसके बाद ही गठबंधन में लाने पर सोचा जाएगा। अब मायावती ने अखिलेश को जवाब दिया है। उन्होंने सपा को अपने दायरे में रहने को कहा है। मायावती ने कहा सोच समझकर बात करें सपा, राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़े कहना मुश्किल है। जो पार्टी गठबंधन में ना हो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं और मायावती क्या कह रहे हैं। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन। देखिए बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल
कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बीच मझधार में सोनिया गांधी और खड़गे। आपको बताऊंगा क्योंकि सोनिया गांधी और खड़गे को दे दिया गया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण। जाएंगे या नहीं आपको बताऊंगा, उससे पहले तस्वीर देखिए। योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और पीछे रवि किशन आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए। ये गोरखपुर की तस्वीर है। गोरखपुर में एक वाकया हुआ कि एक प्रोग्राम, एक समारोह में रवि किशन बैठे थे और योगी आदित्यनाथ एक मोमोज वाले से बात कर रहे हैं जो मोमोज बेचता है, उससे पूछ रहे हैं और उन्होंने पूछा रवि किशन मोमोज खाकर पैसे देते हैं या नहीं। जरा सुनिए पहले। अच्छा कर रहे हैं। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? वहीं पर आपको ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? वहीं पर आपको ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं। योगी गोरखपुर में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, वहीं उन्होंने सवाल किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर में कामकाज भी आखिरी रूप में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राम मंदिर की भव्यता की। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 3000 मेहमान पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, सितारे, खिलाड़ी सब पहुंच रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर जाकर इसको जांच परख रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो न्योता देख रहे हैं, हजारों लोगों को न्योता भेजा गया है। विपक्ष पहले ये शोर मचा रहा था कि उन्हें न्योता नहीं भेजा जा रहा है। अब ये न्योता सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड फैमिली को भी भेज दिया गया है। अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि न्योते के बाद वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। दरअसल ये आप देख रहे हैं कि बीच मझधार में फंस गए सोनिया और खड़गे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। देश के कई दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। इनमें सियासी दिग्गज भी शामिल हैं। सोनिया गांधी को भी निमंत्रण मिला है। सोनिया गांधी को मंदिर ट्रस्ट ने न्योता भेजा है। सोनिया के साथ खड़गे को भी निमंत्रण मिला है। सवाल यह, क्या सोनिया गांधी वहां जाएंगी? सवाल यह भी, क्या अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या जाएंगे? अगर दोनों जाते हैं तब भी सवाल उठेंगे, नहीं जाते हैं तब भी कटघरे में होंगे। अगर जाते हैं तो वोट बैंक का डर सताएगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसे वोट बैंक के चक्कर में राम मंदिर के मसले को हमेशा लटकाती रही। कोर्ट में भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया। नहीं जाते हैं तो बीजेपी को एक और मौका मिल जाएगा। तब बीजेपी यह साबित करेगी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। बीजेपी कहेगी कांग्रेस अयोध्या मंदिर के खिलाफ है, जिससे चुनावी साल में कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इस बीच खबर यह है कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को न्योता दिया गया है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा भी आमंत्रित हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर दिग्विजय सिंह। पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित। इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में। निमंत्रण मिला है
या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। देखिए, वो तो सनातन को नष्ट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो तो राम जी को काल्पनिक बताने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये बड़प्पन है नरेंद्र मोदी जी का और उस मंदिर न्यास का कि इसके बाद भी उनको बुलाया है और वो आते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे मुझे तो लगता है वो आएंगे तो बहुत सारे राम भक्तों को बहुत तकलीफ भी होगी। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो अभी भी अगर उनको अपनी गलती का आभास हो जाए तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि देंगे और वो कहीं थोड़ा सा वापसी कर पाएंगे। अयोध्या के बारे में आपको बताऊं, अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसे रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं। ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं अयोध्या का जंक्शन जो आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन, इसे भी उसी तरह से सजाया गया है, उसी तरह से बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अयोध्या की भव्यता देखिए, बाकायदा एस्केलेटर लगे हुए हैं, अंदर रेस्टरूम भी है। जो टूरिस्ट जाएगा रामलला के दर्शन करने के लिए, उसके लिए भी भव्य इंतजाम किए गए। अब तैयारियां हो रही हैं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राम मोती की माला बनाई जा रही है क्योंकि 3000 लोग पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, 108 फीट की, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, 108 फीट की अगरबत्ती बनाई जा रही, देख रहे हैं, इसकी लंबाई बताई जा रही है 108 फीट। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, केले के पत्ते पर, फुल स्क्रीन लीजिए इसे भी, श्री राम की तस्वीर उकेरी गई है। हमारी सहयोगी सृष्टि पिछले कई दिनों से अयोध्या में है, किस तरह से वहां तैयारी हो रही है, बहुत से लोग, हजारों लोग आएंगे तो उनके खाने के लिए क्या तैयारी की गई है, जरा सृष्टि की रिपोर्ट देखिए। सामान्य रूप से यहाँ पर खाना बन रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जब वो हजारों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे और रुकेंगे तो ये संख्या जो खाना बनाने वालों की है वो और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि रोटी बनाने का काम इस वक्त यहाँ लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी पूरी, इसी के साथ में जल्द से, क्योंकि 5000 एक समय में खाना यहाँ पर खिलाने का टारगेट है, तो उसको लेकर जल्द से जल्द, ये देखिए, आटा गूंदने वाली जो मशीन है वो भी यहाँ पर लाई गई है कि जल्द से जल्द जो है वो आटा गूंदा जा सके। इसी के साथ में यहाँ पर आप इस मशीन में आप लोई डालेंगे और यहाँ पर रोटी जो है अपने आप बनकर निकलेगी। इसका भी इंतजाम यहाँ पूरी तरीके से किया गया है ताकि बहुत फटाफट जो है वो खाना बन सके, क्योंकि एक समय में आप सोचिए 5000 जो लोग हैं उनको यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। तो हमारी सहयोगी सृष्टि की आपने रिपोर्ट देखी। एक और खबर है आज की, कुश्ती से साक्षी मलिक ने आज संन्यास का ऐलान कर दिया। जानते हैं वो भी कब? ये आप देख रहे हैं ब्रजभूषण और उनके साथ मौजूद है संजय सिंह। अब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण थे, उनके खिलाफ पहलवानों ने प्रदर्शन किया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, दोबारा चुनाव हुए तो संजय सिंह बन गए हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष। इस बात से वो पहलवान नाराज हैं। उनका कहना है कि ब्रजभूषण के ही करीबी हैं संजय सिंह, ब्रजभूषण को हटा के संजय सिंह बने हैं, एक ही बात है। अब देखिए, साक्षी मलिक ने अपने जूते आज टेबल पर रख दिए, यानी साक्षी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, साक्षी भावुक हो गई, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, वो रो पड़ी लोगों के बीच, मीडिया कैमरों के सामने। अब पहले इतना बड़ा फैसला लेने का, देश की, आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है, पहले इतना बड़ा फैसला लेने का, देश की, आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। पास में करवाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहलवान रेसलर साक्षी मलिक, जिन्होंने देश को पदक दिलवाए, अब उन्होंने आज संन्यास ले लिया है कुश्ती से। वजह उन्होंने बताई कि संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया है और संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी हैं। उन्होंने कहा दोनों में कोई फर्क नहीं, ये आरोप लगाया उन्होंने। अब पहले इतना बड़ा फैसला। अब आपको दिखाऊं, इधर दूसरी तरफ एक पोस्टर, ये ब्रजभूषण सिंह के सुपुत्र हैं, इनके हाथ में पोस्टर है, फुल स्क्रीन लीजिए। उन्होंने लिखा है, पोस्टर ले रखा है, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। देख रहे हैं आप, ये ब्रजभूषण के सुपुत्र हैं जिन्होंने पोस्टर ले रखा है और यही बात ब्रजभूषण भी कहते नजर आए कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। सुनिए जरा। उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के
लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको है। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। आज WFI के चुनाव देख लिया आपने, उसी का आदमी बना है। उसके बावजूद जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी, आज 6 लड़कियां में भी तोड़ने पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे, मुझे लग रहा है। जो दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है, दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा, सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। और ये एक और खबर है, केजरीवाल को आज ईडी ने सम्मन किया था और केजरीवाल साहब विपश्यना के लिए चले गए, ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल ईडी के सम्मन पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या उन्हें बीजेपी पूछ रही है, डर लग रहा है गिरफ्तारी का? समन से डर गए? शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, केजरीवाल को पेश होना था। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी को पूछताछ करनी। इस बीच केजरीवाल विपश्यना करने चले गए। 20 से 30 दिसंबर तक केजरीवाल विपश्यना करेंगे। केजरीवाल ने कहा विपश्यना का कार्यक्रम पहले से तय था, 31 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। 21 तारीख को, 2 नवंबर को भी ईडी ने बुलाया था, उस वक्त भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। इससे पहले अप्रैल में केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए, तब ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की थी। केजरीवाल दूसरी बार सम्मन पर पेश नहीं हुए, 3 बार सम्मन छोड़ सकते हैं, उसके बाद सम्मन पर नहीं पहुंचने पर गिरफ्तारी हो सकती है। सुनिए जरा, संबित पात्रा ने आज हमला किया। आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।